हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में स्वागत है। और आज कक्षा 10वीं की गणित का शुभारंभ हो रहा है और ये इसका पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय देखने वाले हैं। परिचय का मतलब होता है भूमिका, यानी हम पहले ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। इसे हम अपनी भाषा में बेसिक भी कहते हैं, मूलभूत जानकारियां भी कहते हैं, जिन्हें कुछ कुछ तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी हुई है, लेकिन उनको यहाँ पे दोहराना जरूरी है। इससे क्या होगा कि हम जो भी उदाहरण पढ़ेंगे, जो भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे, तो वो हमें कम से कम समझ में आएगा और फिर हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। और हो सके तो एक अच्छी सी नोटबुक बना लेना। जो भी मैं लिखवाता हूं, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिस तरीके से मैं हल करवाऊंगा, आपको एक एक चीज अच्छे से देखना है, क्योंकि जिस तरीके से टॉपर सॉल्यूशन करता है, किसी भी सवाल का हल करता है, उसी तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे हल करूंगा कोई भी सवाल। कहाँ क्या लिखना होता है, कैसे भाषा लिखनी होती है, इसलिए पेपर पेन पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे आपको फायदा ये होगा, आपको पता चलेगा कि सवाल का हल किया कैसे जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। तो साथ में आपके मैथ्स के नोट्स, जिससे क्या होगा कि आप कंप्लीट मैथ्स देख सकते हो और अपने अध्ययन को और अच्छा बना सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से। सबसे पहले तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें इससे पहले कुछ और संख्याओं को जानना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो संख्या रेखा जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, संख्या रेखा तो आपने देखी होगी। अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक लाइन होती है जो दोनों तरफ तीर का जो चिन्ह बना है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये आगे कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरफ यहां भी आप देखिए, ये जो लाइन है इसे आगे कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं। संख्या रेखा के जो बीच में यहाँ पे होता है जीरो, ठीक है। जीरो के आगे इस तरफ सभी धन की संख्याएं होती हैं और इस तरफ सभी ऋण वाली संख्याएं होती हैं, यानी माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे बना लेता हूं, पहले तो हम बराबर बराबर अंतर देंगे। संख्या रेखा में हमें सबसे पहले बराबर बराबर अंतर देने होते हैं। इस तरफ भी दे देता हूं, ये देखिए। अब सेंटर में यहाँ पे जीरो है, जीरो के इस तरफ हम धन में सभी संख्याएं लेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये धनात्मक संख्या कहलाएंगी। इसके बाद इस तरफ हम जो संख्याएं ले लेंगे, जैसे यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, ये सब ऋण में रहेंगी, -4 और फिर जो -5, और इस तरफ से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये एक संख्या रेखा कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में नंबर लाइन भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन, ठीक है। कुछ इंग्लिश के शब्द भी आपको साथ साथ में बताता चलूंगा, ताकि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी अच्छा रहे। अब देखो, संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन, अब इसमें होता क्या है कि यहां से अगर हम देखें तो एक से, अगर हम एक से संख्याओं को लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके आगे अनंत तक, तो अगर हम इन संख्याओं का एक ग्रुप बना लें जो 1 से शुरू है और अनंत तक, ऐसे हम निकाल दें कि अनंत तक जाती हैं जो, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। आपने कक्षा 9वीं में इसे देखा होगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
लेकिन प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो और शामिल कर लें तो जीरो से जो शुरू होती हैं और वो अनंत तक जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जीरो अगर शामिल हो जाता है तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाती है। पहले कैसी थी? प्राकृत संख्या। अब जीरो और शामिल कर लिया तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वो कहलाएंगी। तो हमें यहाँ पे संख्याएं लिखना चाहिए। तो ये एक से शुरू होके अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होके अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तीर का चिन्ह है, ये कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे आगे, ये तो अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। तो प्राकृत संख्या बताइए, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब हम नीचे इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं और आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, पहला नंबर जो है हमारा, हम पूर्ण संख्याओं से शुरू करते हैं क्योंकि वो जीरो से शुरू हो रही है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पूर्ण संख्याएं। आप भी इसी तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल मतलब संपूर्ण, ठीक है, और नंबर। तो ये आप कुछ इंग्लिश के शब्द भी यूज करिएगा। होल नंबर इस तरीके से आपको लिखना है, पूर्ण संख्याएं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू, पूर्ण संख्या है ना, तो शून्य से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। तो आप इसी तरीके से परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आप उदाहरण भी लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण लिखोगे, क्या उदाहरण लिखोगे? जैसे 0 यानी शून्य से शुरू होंगी ना, तो 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक, तो डैश 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 आप लगा सकते हो। तो ये पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि ये W से शुरू हो रही हैं। तो नीचे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण हो अपने आप में, जो शून्य से शुरू हो, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्याएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम नेचुरल नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे, नेचुरल, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब होता ही है प्राकृतिक, तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। एक से शुरू हुई और अनंत तक जाती हैं। जैसे कि उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? एक से ही शुरू कर देंगे उदाहरण। जैसे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर डैश डैश डैश, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? तो n से दर्शाते हैं। नेचुरल से शुरू हुआ ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अभी अभी आपको पता है, यहाँ पे देखिए संख्या रेखा में आपको एक चीज पता है कि एक से शुरू जो होती है अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे आपके सामने लिखा है 2, तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए 2 क्या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि 2 क्या प्राकृतिक संख्या है
या फिर दो पूर्ण संख्या है, आपको बताना है। तो आप कहोगे कि दो, तो देखो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? जीरो से। लेकिन जीरो से शुरू होके वो तो अनंत तक जाती हैं, तो जीरो, एक, दो, उसमें भी तो दो आता है पूर्ण संख्याओं में। आप देखोगे पूर्ण संख्याओं के उदाहरण में भी कितना आया है? दो आया है। आया है कि नहीं आया है? और प्राकृत संख्या के उदाहरण में भी दो आया है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लीजिए सात। सात के बारे में बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सात क्या प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आपका जवाब वही होगा कि सात प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है तो वो अनंत तक जाती है, तो जीरो भी आएगा, एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, चार, पांच, छह और सात, ये आ गया। और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है तो फिर उसमें भी सात आएगा। तो इस तरीके से एक के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्या भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं जीरो, क्या जीरो प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे सर जीरो केवल पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? एक से शुरू ही होती है वो तो जीरो नहीं आता उसमें। तो जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, वो केवल एक पूर्ण संख्या रहेगी। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं के बारे में। लेकिन वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये पढ़ने के लिए आपको और कुछ संख्याएं भी इसके साथ साथ पढ़नी होंगी। जैसे कि अगला आता है तीसरे नंबर पे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक को आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या है? इसके नाम में ही छपा हुआ है। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? पूर्ण प्लस अंक। यानी कि पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। यानी कि पूरा एक अंक आपके सामने होगा, ना वो आधा होगा, ना एक चौथाई होगा, ना एक तिहाई होगा, सीधा का सीधा एक पूरा अंक होगा। पूरा अंक क्या है? जैसे आपके सामने ये दो लिखा है, ये एक पूर्ण अंक है। लेकिन आपके सामने 2/3 लिखा है, तो ये एक पूर्ण अंक नहीं है और ये एक पूर्ण अंक है। जैसे आपके सामने लिखा है 4.2, तो ये भी एक पूर्ण अंक नहीं है। तो पूर्ण अंक क्या होता है? ना उसमें बटे होता है, ना उसमें दशमलव होता है, पूरा साबुत एक अंक होता है। उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक भी यहां पे दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होगी? कई बच्चे पूर्णांक की डेफिनेशन नहीं जानते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। तो उसको लिखने के लिए या उसको समझने के लिए आपको पहले संख्या रेखा पे जाना होगा। ये देखिए, ये संख्या रेखा है। तो शून्य भी एक पूर्णांक है, इतना याद रखना है। शून्य सहित धनात्मक, ये देखो इस तरफ जो भी लिखा है ये क्या है? ये सब धनात्मक संख्याएं हैं और ये जो है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी का एक समूह बनेगा जिसे पूर्णांक कहते हैं। देखो शून्य भी एक पूर्णांक है, एक भी पूरा एक अंक है, दो भी पूरा अंक है, तीन भी है। तो ये धनात्मक संख्याएं पूरी पूर्णांक है जो संख्या रेखा में दिख रही हैं। और इस तरफ भी देखो, ये सभी पूर्णांक है, भले इनमें माइनस लगा है लेकिन है तो पूरा अंक। 4.2 तो नहीं लिखा, 4/3 तो नहीं लिखा, पूरा साबुत 4 लिखा है, तो ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो यहां पे देखो पूर्णांक की जो परिभाषा बनेगी वो होगी, तो यहां पे परिभाषा बनेगी कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो आप यहां पे कोष्टक लगा के लिख भी सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो हम आगे लिखेंगे इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये जो है पूर्णांक की डेफिनेशन है। इसके आगे आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे पूर्णांक में दशमलव नहीं होता तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया। अब संख्या रेखा पर एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए, शून्य सहित ये हैं सब धनात्मक संख्याएं और ये हैं सब ऋणात्मक संख्याएं। इनका जो समूह है उसे हम इंटीजर्स कहेंगे, यानी कि पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। तो ये याद करने में भी आसानी होगी कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब जो धनात्मक संख्याएं होती हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस आधार पे हम पूर्णांक को विभाजित कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला हम ये लिख सकते हैं कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पहला हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। आप इसके उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण धनात्मक संख्याओं में आप लिखोगे 1, ये धन का है, ये 2, ये 3 और डैश डैश डैश। इसी तरीके से आप लिख सकते हो ऋणात्मक पूर्णांक, और इसमें आप लिखोगे कि इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। तो इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे आप उदाहरण यहाँ पे दे सकते हो ऋणात्मक संख्याओं का, जैसे कि -1, -2, -3। ये भी साबुत अंक हैं, पूरे अंक हैं, तो ये पूर्णांक में आएंगे, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर शून्य तो शामिल ही नहीं हुआ, तो शून्य पूर्णांक है क्या? तो आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने नोट्स में लिख लेना नोट, और इसमें लिखना है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक जरूर है। तो ये जो भाषा है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक जरूर है। तो ये सब आप नोट कर लेना। इसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली हैं। आप देखिए ऊपर हमने पूर्ण संख्या देख ली हैं जो 0 से शुरू हो रही हैं, प्राकृत संख्या देख ली है, पूर्णांक देख लिया है, पूर्णांक को थोड़ा हमने डिस्क्राइब भी कर लिया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या कहलाती हैं? जो बटे के रूप में होती है। जैसे आपने देखा होगा संख्याओं को 2/5 है ना, फिर आपने देखा होगा मान लीजिए 1/5 है ना। तो ये बटे वाली जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो। p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में हो। ऊपर की जो संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। याद कैसे रहेगा आपके लिए? तो देखो, अंश मतलब अंश ऊपर होता है और हर कहाँ चलता है? हर मतलब हल, जो खेत में नीचे चलता था। तो जो हल हो जाएगा तो हर हो जाएगा, वो नीचे चलता है तो जमीन में, मतलब वो नीचे होगा। तो अंश कहाँ होगा? ऊपर होगा। अंश मतलब ईश्वर का अंश भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो अंश और हर। तो बताइए अंश कहाँ रहता है? ऊपर। जैसे एक संख्या लिखी है 2/5, जो कि मैंने अभी आपको समझाई थी। 2/5 एक परिमेय संख्या है, ये तो आप बता दोगे। कैसे बता दोगे? क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है, तो क्या आप बता दोगे? तो आप कहोगे जी ऊपर का अंश कहलाता है, तो अंश कितना है? 2। और नीचे का क्या कहलाता है? हर। तो हर कितना है? 5। तो परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे वही परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे अगर हमने लिख दिया 1/0, तो p का मान तो 1 हो गया, लेकिन जो q है उसका मान कितना हो गया? 0। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो उसका उत्तर अनंत आता है। क्या आता है बेटा? अनंत आता है। बहुत ध्यान से समझना।
तो अगर अनंत उत्तर आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या कैसे कहलाएगी? तो अगर कहीं भी लिखा है जैसे 3/0 लिखा है तो आप ये मत कह देना कि ये तो अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो बटे में है वो q का मान 0 है और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे परिभाषा में एक चीज और जोड़ देते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके वो तो परिमेय संख्या है। जहां पे आपको यहाँ पे एक चीज और जोड़ना है कि जहां q जो है वो बराबर ना हो 0 के, मतलब q का मान 0 ना हो, ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। और दूसरी बात क्या है कि p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। जैसे 2 एक पूर्ण अंक है, 5 एक पूर्ण अंक है। पूर्णांक तो मैंने अभी बताया आपको, तो लिखना है कि जहां p और q पूर्णांक हो। तो ये देखिए जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए या हो, इस तरीके से। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे उदाहरण मैं यही लिख देता हूं, जैसे उदाहरण बताइए, कोई भी बटे वाली संख्या आप सोचिए मन में। चलिए ठीक है, जैसे आपने सोचा 5/7, ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे आपने सोचा -1/4, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि बटे में 0 नहीं है और पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यहाँ पे 1 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 तो क्या ये परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया 5 तो क्या ये परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिख दिया -9 तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये सवाल उठता है। तो अब आप कहोगे कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये बटे में नहीं लिखी है, ये p/q के रूप में नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी संख्या है जैसे 0 है तो इसके बटे में हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं। ध्यान करिए, कभी भी आप तिर्यक गुणा करते हैं तो बटे में 1 बना लेते हैं ना। कोई भी दुनिया की संख्या है उसके बटे में हम 1 अपने मन से ले सकते हैं। जैसे -9 लिखा है तो उसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 0 के बटे में जब 1 लिख सकते हैं और 1 ऊपर तो 0 चल जाएगा लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है और -9 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो समझ में आया आपको? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में या p/q के रूप में लिखी जा सके। लेकिन अगर कोई संख्या, कोई पूर्णांक अकेला लिखा है तो उसके बटे तुम 1 लिख सकते हो और वो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने लिखा है 0.3 और 3 के ऊपर ये डैश लगा है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आंसर है हाँ, इसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। कैसे? मैंने आपको कक्षा 9वीं में सिखाया है और फिर मैं यहाँ पे ट्रिक से बता देता हूँ। जैसे 0.3 के ऊपर डैश है तो ये 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जितनी 3 यहाँ पे देखो, जितनी संख्या के ऊपर डैश है उतने ही 9 नीचे बना देना है। जैसे ऐसा लिखा होता 0.33 डैश, दोनों पे डैश है तो ये 33 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बटे में उतने ही 9 बना देने हैं जितने पे डैश है। तो 2 पे डैश है ना, 2 संख्याओं पे डैश है तो 2 यहाँ पे 2 बार आपको 9 बना देने हैं। तो ये बटे वाली संख्या हो गई, ये भी बटे वाली संख्या होगी। अगर इनको काटोगे भी तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 1/3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। तो ये हो गया। अब इनको बदलना मैं अलग से आपको बता दूंगा, अगर आपने 9th क्लास के वीडियोस देखे हैं तो वहां आप देख सकते हो। बाकी ट्रिक के माध्यम से अलग से मैं आपको बता दूंगा कि बदलना कैसे जाता है और कोई भी संख्या को कैसे, इस प्रकार की संख्या को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। बट अपना अभी ये टॉपिक नहीं है, तो अभी केवल परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए, अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर और इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। दोनों की स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूं।
ये देखिए, ये रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर। जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। आप परिमेय संख्याओं को किससे दर्शाते हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, और अपरिमेय संख्याओं के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है दर्शाने के लिए, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसका उल्टा। अब जैसे इसमें क्या लिखा था कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, तो इसमें बोल देना नहीं लिखी जा सकती है। तो हमने लिखा कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, या फिर ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो। तो ऐसी भी क्या संख्याएं होती हैं, तो आंसर है हाँ, ऐसी संख्या भी होती हैं। देखो, ऐसी संख्या जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे √2, √5, √3 भी हो सकता है, √2 + 2। अगर एक के पास में रूट लगा है लेकिन दूसरा ऐसा लिखा तो भी वो भी अपरिमेय में होगी। मतलब जिन संख्याओं के ऊपर करनी लगी रहती है वो अपरिमेय है, उनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, इसके साथ साथ करणी 5 जैसे लिखा है तो उसके साथ में अगर 2, तो 2 आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 है तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, तो करणी 5 + 2 भी एक परिमेय होगा, नहीं। करणी 5 + 2 ये दोनों प्लस में है ना, तो इससे क्या होगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जब जोड़ करती है तो अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो ये क्यों है, करणी वाली परिमेय संख्या क्यों है, ये हम प्रश्नावली में सिद्ध करेंगे कि वहां पे क्वेश्चन है कि सिद्ध करिए कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, या सिद्ध करिए कि करणी 2 सिद्ध करिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। वो हमें सिद्ध करके बताना पड़ता है। करणी 2 भी अपरिमेय है, तो ये सिद्ध करके हम बताएंगे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है। इसके साथ साथ कुछ और है, जैसे पाई। पाई का मान आप कोष्टक में पाई लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता ये पाई का चिन्ह होता है, कैसे बनाते हैं पाई का चिन्ह, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये पाई का चिन्ह है, ठीक है। तो पाई जो है, पाई का मान भी दशमलव के बाद बदलता रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो भी अपरिमेय संख्या है। मतलब दशमलव के बाद जो निश्चित ना हो, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 3 दशमलव, लेकिन उसके जो मान है 1, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 3, 2 कुछ भी है, लेकिन बदलते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई क्रम रिपीट हो रहा है, जैसे 154, जैसे ऐसा हो 3.154, फिर हो 154, फिर हो 154, तो ये तो निश्चित हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी निश्चित नहीं है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमने उदाहरण दे दिया आपके सामने। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इतनी सारी संख्याएं पढ़ने के बाद अब हम वास्तविक संख्याओं को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्याएं। ऐसा मैं पहले डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। परिमेय संख्याएं जो भी हमने पढ़ी है, परिमेय संख्या जानते हैं ना, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में, प्लस अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों का मिश्रण ही क्या है, इन दोनों का मिश्रण ही क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी होती हैं जिनके अंतर्गत, और अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो मिश्रण होता है उसे वास्तविक संख्या, यानी अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो 3 हो, चाहे वो √2 हो। 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। 3 एक पूर्ण संख्या भी है, 3 एक प्राकृत संख्या भी है, 3 एक परिमेय संख्या भी है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं ही थी। तो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत अब आप समझ गए होंगे कि हमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही पढ़ना है। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा है 4, तो 4 क्या है, तो 4 देखो, 4 तो सबसे पहले प्राकृत संख्या भी है। क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसके बीच में 4 भी आता है ना। पूर्ण संख्या भी है 4। 4 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं तो उसमें 4 भी आता है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। और 4 एक परिमेय संख्या भी है। क्यों है, क्योंकि 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों,
परिमेय हो और अपरिमेय दोनों का मिश्रण हो, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो ये थी वास्तविक संख्याएं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम था उसको हमने अच्छे से समझा, क्लियर किया कि क्या है। अब इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और ऐसे ही और वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना, लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहीं से आप क्रम से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में क्लास 10 साइंस भी मैं कट टू कट नोट्स के साथ में ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका अध्ययन और अच्छा हो सके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, चैनल का नेम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। तो आपको कक्षा 10वीं से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके आगे सह अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड वगैरह की विधि। थैंक यू।